वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 23 और 24 जनवरी 2 दिन के न्यूज़पेपर से करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, थ्रू एमसीक्यूज। दिस इज आवर प्रोफाइल, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। डू फॉलो दिस सीरीज टू कवर योर करंट अफेयर्स विच आर रेलिवेंट फॉर यूपीएससी। इरेलीवेंट चीज़ें और रैंडम चीज़ें बहुत आती है न्यूज़पेपर में, सब कवर करोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। So on that note, first question, with reference to Board of Peace announced by US President Donald Trump, consider the following statement. Important news है ये. It has been proposed as a body to oversee ceasefire and governance arrangement in Gaza. तो डिस्टर्ब एरिया पता है आपको, यहाँ पीस स्टेब्लिश करने के लिए कह रहे हैं कि लाया गया इस बॉडी को. एंड सेकंड ऑप्शन इज it is intended to function strictly under the mandate of UNSC, United Nations Security Council के mandate के अंदर ये काम करेगा. Then the third option is इंडिया वॉज प्रेजेंट एट द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस. अब आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इस तरह की जो बॉडीज होती हैं, क्या इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, क्या इंडिया ने उसके सेशन को अटेंड किया, इंडिया का क्या रोल है. क्योंकि इंडिया जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है वो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, स्पेशली अगर वो न्यूज में है तो. ओके, सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आपका जो इंडिया है, इंडिया वॉज एबसेंट. इंडिया को इन्वाइट किया गया था, ट्रंप ने इन्वाइट किया था, बट इंडिया हम जो है नहीं गए. तो इंडिया को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है. एंड द फर्स्ट इज करेक्ट कि यही सीज फायर और गवर्नेंस स्टेब्लिश करने के लिए गाजा के लिए है. एंड द सेकंड वन इज इनकरेक्ट, यूएनएससी के अंदर नहीं है, ये मेनली कह लो आप यूएसए का ट्रम्प का इनिशिएटिव है. ओके, सो वन ओनली इज द राइट आंसर. और आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे कि ब्रिक्स में से कौन से लोग हैं जो उस बोर्ड में है, बोर्ड ऑफ पीस में. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. विथ रेफरेंस टू फाइंडिंग्स ऑफ CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑन एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर is the single largest contributor to winter air pollution in Delhi NCR. Second, transport emission contribute more to air pollution than biomass burning during winter. Third, industrial emission are the largest contributor among all sources identified. So please pause and mark the answer. Right. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो विंटर में मोर होते हैं कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन. सेकेंड इज आल्सो राइट. ट्रांसपोर्ट एमिशन जो है मोर एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है देन बायोमास. बट थर्ड इज रॉन्ग. सबसे ज्यादा जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है 23, फिर आपका बायोमास होता है 20, एंड सबसे कम में से एक होता है आपका इंडस्ट्रियल एमिशन, ओनली 9%. तो करेक्ट आंसर इज B1 and 2. द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट इस पे एडिटोरियल आया था. इन्वायरमेंट के लिए, मीन्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो नमसी करके आप इसे याद रख सकते हैं. फर्स्ट, मॉनिटरिंग ग्लेशियर्स एंड बायोडाइवर्सिटी. हिमालय पे मल्टीपल टाइम मेंस में भी क्वेश्चन आया, तो ये सब कोट करना होता है आपको टू स्कोर बेटर. सेकंड ऑप्शन, मिटिगेटिंग नेचुरल हैजर्ड्स इन हिमालयन रीजन्स. एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रमोटिंग लार्ज स्केल रोड एक्सपेंशन फॉर स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी. क्या लार्ज स्केल रोड एक्सपेंशन बढ़ाना इसका एम है. एंड फोर्थ ऑप्शन, सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ हिमालयन कम्युनिटीज. सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर. कॉमन सेंस और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये. ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर. कि हाँ, ग्लेशियर देखो, नाम में ही क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम. कि जो हिमालय वाला रीजन जो है उसका जो इकोसिस्टम उसको हमें सस्टेन करना है, तो ऑब्वियसली मॉनिटर करना होगा उसके लिए. अब नेचुरल हैजर्ड वगैरह कम करोगे तभी सस्टेन हो पाएगा, वरना डिस्ट्रॉय हो जाएगा. थर्ड इज इनकरेक्ट. ये लार्ज स्केल रोड एक्सपेंशन, यहाँ नाम से आप देखो इस तरह का क्यों होगा. सस्टेनेंस का मतलब ही होता है कि जितना से कम पे काम चल जाए. तो इनका ये पर्पस नहीं है, इनका मेन पर्पस है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड. तो लाइवलीहुड अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि इन्वायरमेंट भी सस्टेन हो और लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट ना हो. तो ये विल बी द राइट आंसर. So now coming to question number 4, with reference to census 2027-2027, consider the following statement. First, it will be India's first fully digital census. Second, it will be the first census to enumerate caste data in the population enumeration phase. Third, self-enumeration by citizen will be permitted through a digital portal. So please pause and mark the answer. ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ये फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगा, कास्ट सेंसस भी होगा, एंड थर्ड जो है ये डिजिटल पोर्टल से सेल्फ एलिमिनेशन भी कर सकते हो. ओनली 3 सी.
देन फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका सेंसस पे है, एज बताया सर ने, सेंसस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देन एक तो काफी डिले के बाद भी हो रहा है, ओके। सो विद रेफरेंस टू सेंसस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948, कि 1948 का जो सेंसस एक्ट है उसके अंदर होता है ये। एंड द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, आरजी एंड सीसीआई, फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये फंक्शन करता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज पॉपुलेशन इनमरेशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस एक्सरसाइज, कि जो पॉपुलेशन इनमरेशन होता है, कह रहे ये पहला फेज है सेंसस एक्सरसाइज का, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर, ठीक है। सो नाउ किसी और ईयर में इतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और 27 में होने वाला है, अदरवाइज इतना इंटरनल पता होने की जरूरत नहीं होती है। दिस राइट आंसर फॉर दिस इज कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, कि हाँ ये इसी एक्ट के अंदर होगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बट पॉपुलेशन इनमरेशन जो है ये पहला एक्सरसाइज नहीं है, पहला एक्सरसाइज होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, कि कहाँ पे कौन से घर हैं, तो हाउसिंग नंबरिंग वगैरह, वो पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप होता है पॉपुलेशन को इनमरेट करना। सो A1 and 2 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number six, with reference to India's malaria elimination strategy, consider the following statement. First, India has set a target of eliminating malaria by 2030, aligned with WHO global target. Second, five states and northeastern region account for nearly 80% of India's malaria burden. Third, artemisinin resistance has been firmly established in India. Right? So please pause and mark the answer. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इंडिया ने 2030 को टारगेट रखा है, ये गलत है। इंडिया 2027 का टारगेट रखा है, और जो कि डब्ल्यूएचओ के 2030 के टारगेट से पहले है। आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे कि यूएसए डब्ल्यूएचओ का मेंबर है या नहीं है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। फाइव स्टेट जो कि आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और महाराष्ट्र है, वो नियरली 80% के आसपास काउंट काउंट करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है। जो आपका आर्ट मिसिनी रेसिस्टेंस है, ये इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ये रेसिस्टेंस टिपिकली रेफर करता है डिले इन द क्लियरेंस ऑफ मलेरिया पैरासाइट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो जो ब्लड स्ट्रीम में मलेरिया पैरासाइट होते हैं उनको क्लियर करने में कितना डिले होता है वो ये बताता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A only 1। एंड सेवेंथ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू थायराइड ग्लैंड, आपको पता होगा इंडिया में काफी बढ़ गया इनका नंबर, इसका नंबर जो है तो इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब थायराइड जो डिजीज वाली चीज जो है, द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन T4 एंड tridothyronine, okay, tridothyronine T3. Then second option is thyroid hormones directly influence basal metabolic rate of the body, जो बॉडी में आपका, आप जैसे फूड वगैरह ले रहे हो, एनर्जी वगैरह कैसे मेंटेन हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कह रहे डायरेक्टली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ये। एंड थर्ड ऑप्शन इज थायराइड hormones act only on metabolically active tissues such as liver and muscles, क्या है जो metabolically active tissues है ना, जैसे liver and muscles, सिर्फ इसी पे एक्ट करता है ये। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका पहला और दूसरा करेक्ट है, कि T3 और T4 ये करता है सिक्रीट, और हमारे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी का जो नॉर्मल एक मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म है, उसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बट दिस स्टेटमेंट कि ओनली ऑन एक्टिव टिश्यू सच एज लिवर एंड मसल्स गलत है। ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ द बॉडी पे इस पर इम्पैक्ट होता है, ओके। सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 8, with reference to delimitation in India, consider the following statement. First, the constitution originally mandated delimitation after every census. Second, interstate allocation of Lok Sabha seat has remained frozen since the 1971 census. Third, the 84th constitutional amendment allowed redistribution of Lok Sabha seats after census to 2011. So please pause and mark the answer. ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली मैंडेट किया था कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगा। सेकंड, जो आपका स्टेटमेंट है ये भी सही है कि 1971 में फ्रोज कर दिया गया था, इसको फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, फिर थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज इसमें 2011 बोल रहा है, जबकि 84th जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये बोला गया था कि बाई 2026 ये फ्रीज रहेगा, उसके बाद जो है फिर कंसिडर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 2 A।
नाइन्थ क्वेश्चन हमने ये पास्ट सेशन में भी कवर किया हुआ है। गवर्नर के ऑफिस को लेकर कंट्रोवर्सी बनती रही है बहुत रेगुलरली, स्पेशली साउदर्न स्टेट्स में और वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सो जो गवर्नर का एड्रेस होता है टू द स्टेट लेजिस्लेचर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 176(1) यूजेस द वर्ड शैल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर्स एड्रेसिंग द लेजिस्लेचर, की गवर्नर शैल एड्रेस द लेजिस्लेचर। एंड द सेकंड ऑप्शन इज द एड्रेस रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल व्यूज ऑफ गवर्नर ऑन स्टेट गवर्नेंस, कि स्टेट गवर्नेंस में पर्सनल व्यू जो गवर्नर का वो रिफ्लेक्ट करता है वो। देन थर्ड ऑप्शन इज द गवर्नर मे सेलेक्टिवली ऑन पोर्शंस ऑफ द एड्रेस एट हिज डिस्क्रिप्शन। काफी न्यूज में है ये कि गवर्नर ने कोई पार्ट छोड़ दिया, स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया, इसलिए ये न्यूज में है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस जो है आपका, सिर्फ एक स्टेटमेंट में करेक्ट है। थर्ड वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। पर्सनल व्यूज की कोई बात नहीं है। गवर्नर जो है एक तरह से सेरेमोनियल हेड वाली चीज आप कहते हैं, वो है सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, आपके एक तरह से चैनल का काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका जो कैबिनेट है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट पॉलिसी है, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी बातों को रखेंगे। देन मे सेलेक्टिवली ओमिट पोर्शंस, नहीं, वहां पर उनका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। उनको जो लिखा हुआ मिलेगा, जो कैबिनेट ने डिसाइड किया है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की बात है, वो उनको रखनी है सामने। तो सेकंड एंड थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट कि हाँ शैल वर्ड का यूज किया गया है, कि शैल एड्रेस। ओके, सो वन इज करेक्ट। ये इसको आप ध्यान देना, बार बार आपने यूज सुना होगा कि उन्होंने ओमिट कर दिया, दैट डजंट मीन कि इट इज अलाउड। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है आपको, जो आपका IEX रहा है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, उसमें एक्यूज किया गया है जो CERC के मेंबर हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का, और सेबी ने इनफैक्ट उस पे एलिगेशन भी लगाया है एंड जब्त भी किए हैं पैसे, और उसके अलावा PwC और EY पे भी। तो लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है, ट्रेडिंग बाय कंपनी promoters only. Second, trading based on unpublished price sensitive information by connected persons. C, trading on derivatives by institutional investors. And D, trading conducted during market hours only. ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। जो आपका फर्स्ट है, ट्रेडिंग बाय कंपनी प्रमोटर्स ओनली, ये कैसे हो सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट? कंपनी के प्रमोटर अगर नॉर्मल टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन जो है, मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, ये भी सही है। सी है, इनसाइडर इन ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी सही है। बट अब सेकंड ऑप्शन पे फोकस करो कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हर कंपनी के ना कुछ इंटरनल क्वार्टरली डेटा होते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जो कंपनी से कनेक्टेड पर्सन है, उनके पास अगर ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो दे कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम शेयर मार्केट। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और ये इलीगल है इंडिया में। सो बेसिकली सो यू आर मिसयूजिंग द नॉलेज, जो कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो आप इलीगल यूटिलाइजेशन करो इन्फॉर्मेशन का, विच इज नॉट अलाउड। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल।